स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। हमने एलडीसी की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें फर्स्ट में हमने सिलेबस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए। अब जो है टाइम एंड टेंस में हम करेंगे। देखो दोनों टर्म डिफरेंट है, टाइम एंड टेंस दोनों वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। टाइम हमें डिक्शनरी में कॉमन वर्ड है मिल जाएगा, लेकिन टेंस ऐसा कॉमन वर्ड नहीं है। जो टाइम है दैट इज़ नॉन ग्रामेटिकल, ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, और टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है। अब आपके देखिए टेंस की एक स्ट्रक्चर होती है, टाइम का ऐसा कुछ नहीं है। टाइम तो डिफरेंटली हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स में है। पास में होता है, प्रेजेंट में होता है, ठीक है, और फ्यूचर में होता है। अब ये तो बात हुई टाइम की कि टाइम हमारा पास होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। और जो टेंस है, अब टेंस पहले तो ये देखें कि टेंस हम बोलते किसे हैं। देखो टेंस में हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, जिससे हम जो कि टेंस को इंडिकेट करता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है इसमें भी हमारे पास क्या है, एक एक्शन वर्ब होती है जिसमें काम का होना होता है, और एक स्टेट होती है जिसमें काम नहीं हो रहा होता, ठीक है, जो एक खाली स्टेट को बताती है। अब ये एक्शन का एक टाइम होता है, यानी कि जिस टाइम पे वो एक्शन हुआ है। ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है ये हमें इंडिकेट करती है कि जो एक्शन का टाइम था वो क्या है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन बताती है, ठीक है। तो ये तो है कि टेंस की फॉर्म्स। अब हमें पहले ये देखना होगा कि जो वर्ब्स की फॉर्म्स है वो किस तरह से है। देखिए अगर हम लिखें गो, वेंट, ये आप देखिएगा अभी गॉन, और एक फॉर्म ये देखिए ये बेस फॉर्म है। इस बेस फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, आप चाहे V1 बोल दीजिए, बट इसकी ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है अगर हम इसे गोज कर देते हैं। और एक वर्ब हमारे पास इसी में से बेसिक के साथ हम अगर ING फॉर्म लगा के बना देते हैं तो ये बन जाती है गोइंग। अब आप एक बार देखो कि ये हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट की फॉर्म हो गई। वेंट जो है वो हमारी एक तरह V2 है और इसे हम पास फॉर्म बोलते हैं। अब हमारे पास प्रेजेंट की फॉर्म भी है, पास की फॉर्म भी है, लेकिन हमारे पास फ्यूचर के लिए कोई फॉर्म नहीं है। ये गॉन है, गॉन अगर आप कहोगे तो ये परफेक्ट फॉर्म होती है। कहीं हम इसमें प्रेजेंट के साथ लगा रहे हैं, कहीं पास में, तो कहीं हम फ्यूचर परफेक्ट में लगा रहे होते हैं। गोइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म है। अगर आप ऐसे भी याद कर लेते हैं ना तब भी आपको मतलब जब आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे ना तो बहुत आसान रहता है। लेकिन अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि ये जो फॉर्म है ये तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए है, तो ये भी प्रेजेंट। इसका मतलब ट्रेडिशनली हम पढ़ रहे हैं कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, लेकिन अभी अगर साइंटिफिकली बात की जाए वर्ब के अकॉर्डिंगली, अगर हम कहें कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है वही अगर टेंस को इंडिकेट करती है तो हमारे पास 2 ही तरीके की वर्ब होती है। तो इस तरीके से तो टेंस तो 2 ही तरह के हुए, प्रेजेंट एंड पास्ट। लेकिन फिर भी इसको फ्यूचर को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करी, जिसमें से हमने विल और शैल को यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमने बनाया। अब देखो प्रेजेंट फॉर्म, अभी आप अगर अच्छे से समझेंगे ना तो यहाँ कुछ आपके टेंसेस क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। जो प्रेजेंट फॉर्म है ये अकेली V1 ले रही है, ठीक है, V1 और V1 के साथ SCS, ये दोनों ही प्रेजेंट की है। उसके बाद ये पास्ट है, इसके साथ भी हमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल पास्ट हमारा इसी से बन जाता है। अब ये जो फॉर्म है परफेक्ट, इनके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब इसके लिए हमें पर्सनल, जैसे परफेक्ट के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए, इसमें हम सभी के साथ क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करेंगे। इसलिए वो क्या हो जाती है, वो उनके सब पार्ट्स में चले जाते हैं। तो ये है कि जो फिर से एक बार देखिए, टाइम जो है नॉन ग्रामेटिकल है, टेंस है ग्रामेटिकल टर्म है, टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और जो इसको डिवाइड किया गया है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। टेंस जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो इंडिकेट करती है एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। अब वर्ब्स जो है वो एक एक्शन भी हो सकती है या स्टेट भी। एक्शन में उसके काम का होना पाया जाता है, स्टेट में सिर्फ उसकी अवस्था, यानी इसमें अवस्था मिलती है, उसमें कार्य मिलता है, उसमें अवस्था। इसको हम अभी और डिटेल में जा रहे हैं धीरे धीरे,
अब देखो, हमने देखा कि हमने बोल दिया कि टेंस तो एक तरह से दो ही तरह के हुए, एक हो गया प्रेजेंट और एक हो गया पास्ट। लेकिन हम फ्यूचर भी बनाते हैं, फ्यूचर में हमें पैसिव वॉइस में भी करना है, हमें फ्यूचर जो है वो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करना है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि दो ही तरह के होते हैं, लेकिन जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो दो ही तरह की होती है, ठीक है। तो अगर हम कहें टेंस फॉर्म करने का काम जो है वो वर्ब करती है, उसके पास सिर्फ दो ही तरह की फॉर्म्स है, एक प्रेजेंट की और एक पास्ट की। बाकी जो टेंसेस है, जो हम एक तरह से 12 टेंस पढ़ते हैं, सब पार्ट्स मिला के, सब ऑक्सिलरी वर्ब्स को मिला के बनाए जाते हैं। तो ये तो हुआ आपको। एक और बात हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ भी, कि देखो टाइम एक ही सेंटेंस में टाइम कुछ और हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, टेंस प्रेजेंट का हो सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर ले तो हमें टेंस पहचानने में भी आसानी रहेगी। देखो, कुछ सेंटेंस में हम समझते हैं कि कैसे जो है वो टाइम और टेंस दोनों जो है एक ही सेंटेंस में डिफर हो सकते हैं। जैसे मानो हमने एक एग्जांपल लिखा, ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुमारो, ठीक है। अब आप इसमें देखो, हमने यूज़ किया इज़, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ की कॉन्टिन्यू फॉर्म, अभी हमने बात की थी ना। आप इसको कॉन्टिन्यू फॉर्म बोलना शुरू कर दीजिए, कॉन्टिन्यूस बोलेंगे तो आपको टेंस पहचानना बहुत आसान रहेगा। आप इसके INC फॉर्म देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ही इज़ गोइंग, तो हमारे पास ये तो प्रेजेंट की है ही, ठीक है, और ये हमारी कंटिन्यू हो गई। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। आगे देखो, ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुमारो, और ये जो टाइम है ये आने वाले कल को बता रहा है। और आने वाला कल क्या होता है? आने वाला कल जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, यानी टाइम जो है यहाँ हमारा कौन सा हो गया? फ्यूचर का। तो अभी क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिए, जब आपके पास आ जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो आपको इसे देखना है, क्योंकि टेंस पहचानना है हमें, टाइम नहीं पहचानना। तो आपको टेंस पहचानने के लिए वर्ब की फॉर्म्स देखनी है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि आप देखो टाइम एंड टेंस डिफरेंट कैसे है, ताकि एक कुछ सेंटेंसेस में आपको क्लियर हो जाए चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी गो टू टेम्पल एवरी मंडे, या आप एवरी डे बोल दीजिए। देखो, मंडे आता ही रहेगा, पहले भी आता था, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो टेंस बना ये V1 है, V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये प्रेजेंट में आती है। इस टेंस की बात करें तो ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये टेंस सिंपल प्रेजेंट हो गया। और वी गो टू टेम्पल, मंदिर जाते हैं, एवरी मंडे ना, हर मंडे को जाते हैं, तो वो पास्ट, ये टाइम जो है वो पास्ट का भी हो गया, प्रेजेंट का तो है ही, और साथ ही साथ फ्यूचर का भी हो गया, आगे भी हम जाते रहेंगे, तो टाइम आपका अलग हो गया, ठीक है। अब एक और सेंटेंस में समझते हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। देखो, अगर हम टेंस की बात करें ना, तो टेंस में तो ये आपका प्रेजेंट शो कर रहा है, बेशक प्रेजेंट परफेक्ट है, काम ख़त्म हो गया है, बट रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो टेंस हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये हैज़ एंड हैड जहाँ आपको दिखेगा वो परफेक्ट की फॉर्म्स होती है, और ये प्रेजेंट की है, हैड आपकी पास्ट हो जाती है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन काम कहाँ ख़त्म हुआ? टाइम तो पास्ट का बता रहा है ना ये, तो ये टाइम जो है वो पास्ट का, बेशक यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम पास्ट की ओर ही इंडिकेट कर रहा है। देखो, ये हमारी एक लाइन थी जिसमें हमारे पास एक है पास्ट, एक है हमारा प्रेजेंट, और एक हो गया फ्यूचर। ये हमारी टाइम लाइन है, ठीक है। अब काम जो है यहाँ देखो, एक्चुअली क्या होता है, काम या तो यहाँ प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट जो एट प्रेजेंट जो हो रहा है, एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ टाइम है बेसिकली जिसमें हम काम कर रहे हैं,
तो वही तो प्रेजेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो जो टाइम जाएगा वो पास्ट में चल जाएगा। यानी 6 पे हमने काम शुरू किया, 6:30 होते ही ये जो 6 वाला टाइम है ये तो पास्ट हो गया, आधा घंटा। इसका मतलब टाइम तो ये पास्ट है, लेकिन क्योंकि अभी अभी ख़त्म हुआ आधा काम, ठीक है, मान लो 6 से 6:30 तक हमने आधे घंटे में एक काम था जो ख़त्म कर लिया। उसके बाद हमारा आधे घंटे में दूसरी मान लो क्लास शुरू हुई या दूसरा कोई टॉपिक शुरू हो गया, तो जो एक टॉपिक था वो हमने रिसेंटली ख़त्म कर लिया, तो ख़त्म अभी उभी हुआ तो टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन जो ये आधा घंटा बीता है वो टाइम जो है वो पास्ट का हो गया। आई थिंक अब आपको क्लियर भी हो रही है चीज़ें कि किस तरह से दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो टाइम, जैसा मैंने बोला कि टाइम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस फॉर्मेशन में देखिए हमारे पास क्या रहता है, एक तो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इसमें वर्ब, और नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है इसमें। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमारा क्या होगा, एक नाउन हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है जो कि रोल करेगा किसका, सब्जेक्ट का, और यही दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल भी करेंगे। यानी इसमें भी हमें एक नाउन और एक प्रोनाउन, यही है जो इसका रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है वर्ब। वर्ब में हमारे पास देखो हम तीनों चारों चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि ये जो हम नाउन और प्रोनाउन लिख रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसे भी आगे अभी करेंगे। तो एक वर्ब को देखिए, वर्ब जो है हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है। जैसे मैंने अभी एक्शन वर्ब की बात की, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसे कि ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ही हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग वर्ब, या इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी। इसलिए ना कभी कभी स्पेलिंग चेक में भी आ जाता है तो ये डबल एल करके दे दिया जाता है, लेकिन इसमें सिंगल एल होता है, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो एक तो होती है वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकंड होती है हमारी मेन वर्ब। इन्हीं मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब्स भी बोला जाता है, प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये हेल्प करती है मेन वर्ब को टेंस फॉर्मेशन में। जब जैसे हमने बताया ना अभी कि इज एम आर को लगा रहे हो, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना रहे हो ING के साथ, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जब हेल्प करती है टेंस फॉर्मेशन में, इसको दोनों फंक्शन भी अभी पढ़ेंगे इसके क्या क्या है। तो एक होती है मेन वर्ब। अब देखो वर्ब में जो मेन वर्ब है वो हमारे पास एक्शन और स्टेट दोनों हो सकती है, एक्शन या स्टेट। जो एक्शन है वो एक्शन करके मतलब जिसमें कोई काम का होना पाया जाता है, और स्टेट जैसा कि मैंने बोला अवस्था होती है। अब ये जो मेन वर्ब है एक्शन वाली, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव, और जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका क्या मतलब है, जैसे हिंदी में आप इसको सकर्मक बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो कि अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, कोई मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो वी कैन से कि विद ऑब्जेक्ट जो होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसे ज़रूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट जो रहती है वो होती है इनट्रांजिटिव। अब ऐसा ही कुछ एक एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, फ्लाई करना मतलब उड़ने का काम तो हो रहा है, लेकिन इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मान लो एक एग्जांपल लिखा हमने, द पियन रिंग्स द बेल, और एक एग्जांपल लिखा हमने द बेल रिंग्स। अब यहाँ देखो रिंग्स हमारे यहाँ पे एक वर्ब है, और द पियन रिंग्स हम अगर लिखेंगे तो हमें, अच्छा एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या है, देखो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें आंसर करना होता है हु और व्हाट से, यानी अगर थिंग है तो हम व्हाट से आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगर पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, डूअर हमारा कोई पर्सन रहता है तो हम इसे हु से, अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम व्हाट से आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्वेश्चन होता है या तो हम व्हाट से और या हम होम से, किससे, इससे अगर हम करेंगे क्या और किसे से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट है। अब देखो द पियान रिंग्स, पियान बजाता है क्या, तो क्या का मतलब है वो ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी पियान क्या बजाता है हमें कंप्लीट नहीं होता अगर हम द बेल नहीं लिखते, तो द बेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखो द बेल रिंग्स, जैसे अपने स्टोरी में पढ़ते हैं, जैसे नॉवल में आता है घंटी बजती है, दरवाज़ा खुलता है, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, द डोर ओपन्स, सीधा लिख दीजिए, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जैसे यही वाला सेम वर्ड यहाँ ट्रांजिटिव है लेकिन यहाँ इनट्रांजिटिव है। ओके, तो ये क्लियर है आपको कि वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। इसी तरह से जैसे हमने द सन शाइन्स लिखा, तो ये भी आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है, सूर्य चमकता है, तारे चमकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि वर्ब जो है वो हेल्पिंग मेन वर्ब में हो सकती है। मेन वर्ब में हमारे पास कौन कौन सी वर्ब्स थी अभी हमने देखी। देखो मेन वर्ब में हमारे पास एक तो V1 होती है, V1 के साथ SES वाली फॉर्म होती है जिसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं। उसके बाद हमारी V2 होती है, इसे प्रेजेंट बोलिए, इसे पास्ट बोलिए, V3 को परफेक्ट बोलिए और V1 ING को आप इसे कॉन्टिन्यूस बोलिए। तो ये आपकी किसी बुक में तो V1, V2, V3, V4 और V5 करके, इसको V5 करके दे दिया जाता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर करते हैं तो वहाँ V5 वगैरह नहीं बोला जाता है, वहाँ सीधा ही कहते हैं V1 के साथ SES लगा दीजिए, V1 के साथ ING फॉर्म लगा दीजिए। हमने बात की कि वर्ब जो है वो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकती है। तो जो मेन वर्ब है वो तो हमने बात कर ही ली है कि V1, V2 एंड V3, V1 SES और ING फॉर्म, ठीक है। अब इनके बारे में, वर्ब के बारे में कितने टाइप्स की होती है इनके बारे में हमने वर्ब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम, जैसा मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमारी जो टेंस में यूज़ होने वाली वर्ब्स है वो हम फॉर्म्स यूज़ करेंगे बी, डू एंड हैव, बी, डू एंड हैव। तो पहले इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। बी के फॉर्म्स में देखिए बीइंग और बीन को एक बार छोड़ देते हैं हम, ये V3 है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी बात कर रहे हैं। बी में देखिए एक तो रहेगा इज एम आर, ये बी है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्रेजेंट है, इज एम आर, ठीक है। और पास में इसमें आपके पास रहेगी वॉज और वर, ठीक है। इसी तरह से आप अगर डू में आएंगे, प्रेजेंट में इसमें आपके पास हो गई है डू और डज, पास्ट की आपके पास हो गई डिड, ओके। अब हैव में आइए, ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम ये यूज़ करते हैं। हर हैव में आइएगा तो आपके पास हो जाती है हैव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल वर्ब, और हैज़ आपकी इसकी सिंगुलर वर्ब, और हैड जो है वो आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। अब इनको हमने जो लिखा है, ये बी, डू और हैव की जो इतनी फॉर्म्स हमने लिखी है ये ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर का मतलब होता है ये दो तरीके से काम कर सकती है। इनका नेचर ड्यूल सिम यूज़ करते हो ना, जो डबल सिम, तो वही मैंने ड्यूल नेचर लिखा है यहाँ पे। एक तो ये काम कर सकती है मेन वर्ब का, और एक ये काम कर सकती है हेल्पिंग वर्ब का। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो ये तभी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है जब दूसरी वर्ब के साथ, यानी मेन वर्ब के साथ आकर टेंस फॉर्म करती है, यानी अनदर टेंस बनाती है। या इज एम आर यूज़ करोगे तो इज एम आर के साथ ING यूज़ करोगे तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू बनेगा। आप वॉज वर्ब के साथ करोगे तो पास्ट कंटिन्यू, यानी ये टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब मेन वर्ब का काम ये कैसे करती है, हम एग्जाम्पल से ही इसे देखेंगे। देखो जैसे कि हमने लिखा, पहले तो ये देख लो, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं ही वॉज किल्ड। इसमें आप देखो कि ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ये आपकी मेन वर्ब आ गई है। दोनों तरीके से आपके एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देती हूँ आपको।
और ये जो सेंटेंस है, जब आपको एक्टिव वॉइस में जाना होता है, बार बार आप समझते जाइएगा ध्यान से कि जब आपको एक्टिव वॉइस में होते हो तो ये इज एम आर के साथ और वॉज वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ करोगे। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में होते हो, जैसे आपको अगर क्लियर करना हो कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का, तो ध्यान रखिएगा जब वॉज के साथ आपके पास यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यानी अब जब आपके पास मेन वर्ब अलग से है तो ये आपका क्या काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में ऑलवेज आप V3 का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी कोई भी रहे, टेंस आपका कोई भी रहे, आप हमेशा चेंज करते समय V3 में आ जाते हैं, तो वो तो V3 ही रहेगा। और V3 से एक और यहाँ पहचान बता देती हूँ आपको कि किल्ड जो है वो V1 और V3 और V2 जो है वो सेम होती है। यही V2 भी है, ये V3 भी है। अब कैसे पता चलेगा, हमने कैसे पहचाना कि यहाँ पे V3 है, ये तो पैसिव वॉइस था क्योंकि वॉज के साथ किल्ड आ ही नहीं सकता, वॉज के साथ V2 आ ही नहीं सकता, वॉज के साथ तो V3 ही आएगा, वॉज के साथ या फिर आईएनजी फॉर्म आएगा। तो ये जो V3 यूज़ किया, यानी ये जब भी आएगा हैज़, हैव या हैड के साथ आएगा, किसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव हैड के साथ आएगा। क्लियर, अब ये क्लियर हो गया आपको। ये अगर पहचान लेंगे ना तो पैसिव वॉइस करना भी आसान रहेगा कि हम वॉज वर्ब लगाएं या फिर हैड बीन वाला लगाएं। तो वैसे तो हैज़ हैड दिया रहता है वहाँ पे पहले से ही, तो क्लियर भी हो ही जाती है कि ये V3 है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा कि ये हाँ यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। आई एम हेल्पिंग यू। अब यहाँ पे ये क्या काम करे, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है ना, बट डिफरेंस क्या है। अब ये जो इज एम आर, यहाँ पे आप वॉज लगाइए, इज लगाइए, वो तो अगर ही इज किल्ड आ जाता है तो प्रेजेंट की बात हो जाती है, वॉज लगाते हैं तो इसमें कोई जैसा भी वर्ब यूज़ करोगे वैसे ही टेंस बन जाएगा। यहाँ पे हमने आई एम हेल्पिंग यू प्रेजेंट में हेल्प कर रहे हैं तो प्रेजेंट का लगा दिया। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी कंटिन्यू फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और यहाँ पे आपका क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो ये आपकी कौन सी हो गया, एक्टिव वॉइस में। ओके, एक्टिव वॉइस में हो गया। तो अभी देखोगे आप इन दोनों में ही इसने हेल्पिंग वर्ब का ही काम किया है। अब मुझे ये लिखना है कि ये किस तरीके से मेन वर्ब का काम करेगी। बी की फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी। अभी हमने देखा कि किस तरह से बी जो है, इज एम आर जो है वो किस तरह से हेल्प कर रही है दूसरे वर्ब का, मेन वर्ब का टेंस फॉर्मेशन में। अब इसका मेन वर्ब की तरह देखो किस तरह से यूज हो जाएगा। एज अ मेन वर्ब ये कैसे काम करेगी। मान लो मैंने लिखा ही इज़ अ टीचर। देखो साथ साथ में ना थोड़ा आप इनके पहचानना शुरू कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। जैसे ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, ही एक प्रोनाउन है, ये एक वर्ब है। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि क्या आपको यहाँ कोई अनदर वर्ब दिख रही है। अगर अनदर वर्ब नहीं है तो सबसे पहले तो ये बात जान लो कि किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो ज़रूरी है। और वर्ब कौन सी, मेन वर्ब। इसका मतलब अनदर वर्ब तो है नहीं यहाँ पे, तो ये जो इज़ है वो यहाँ पे क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम। और जब ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो यहाँ पे ये स्टेट बता रही है कि वो एक टीचर है, ठीक है। अब ये क्या क्या काम कर रहा है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये लिंक कर रही है किसको, एक सब्जेक्ट को। यहाँ एक नाउन भी हो सकता था, प्रोनाउन भी हो सकता था। सब्जेक्ट को लिंक कर रही है एक अनदर वर्ड से, अनदर नाउन, या ये नाउन से भी लिंक कर सकती है, एडजेक्टिव से भी लिंक कर सकती है, या किसी एडवर्ब से लिंक कर सकती है, जेरंड से लिंक कर सकती है। तो ये लिंक कर रही है एक अनदर वर्ड से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक नाउन तो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखिए, जैसे हम बताते हैं कि ये एक वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। लिंकिंग वर्ब अपना एक सेंस कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लेती है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि एक कॉम्प्लीमेंट है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहाँ कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, उस सेंटेंस को तो आप पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं कर सकते। ही इज़ अ टीचर, ही को बताया जा रहा है कि वो एक टीचर है
और लिंकिंग वर्ब से इसे लिंक किया जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ही को बताया जा रहा है वह टीचर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने लिखा कि ही इज़ हैप्पी। अब यहाँ आप देखोगे कि मैंने नाउन नहीं लिखा, मैंने एक एडजेक्टिव लिखा है। वर्ब वही हमारी लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, राम इज़ हैप्पी। ठीक है, तो ये जो हैप्पी है वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये भी यहाँ पे काम किस चीज़ का कर रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब देखो, कोई सेंटेंस हम ऐसे पूछते हैं ना कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, तो ये जो आर होता है ये आपका मेन वर्ब का काम ही तो कर रहा है, यहाँ कोई काम थोड़ी हो रहा है, यहाँ भी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और आपका आंसर कहाँ से शुरू होता है? इंट्रोडक्टरी वर्ड जो होता है देयर से। ठीक है, देयर आर, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स, ये आपने जवाब दे दिया। अब ये देखो, ये देयर जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, और ये आर जो है आपका किस काम आ रहा है? मेन वर्ब के काम में आ रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे आपको टेंस फॉर्मेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आ जाएगा। और जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तो व्हाट इज़, ठीक है, और योर प्रॉब्लम, यहाँ कोई और वर्ब है ही नहीं, तो व्हाट इज़, यहाँ पे इज़ आपकी मेन वर्ब है, लिंक कर रही है योर प्रॉब्लम यानी किसी अनदर नाउन के साथ। तो व्हाट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि मैंने कहा हु और व्हाट से आप कर सकते हो, व्हाट प्रॉब्लम के लिए आया है तो वो एक थिंग हो जाती है। तो ये तो था आपका कि मेन वर्ब बी की फॉर्म्स का किस तरह से यूज़ किया गया है। नेक्स्ट करते हैं हैव का यूज़ कैसे होगा। कि हैव जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसकी जो प्लूरल वर्ब है तो वो हैव जो बेस फॉर्म होती है वही है यहाँ पे, और इसकी जो सिंगुलर वर्ब है वो हैज़ हो जाती है, और हैड इसकी पास्ट हो जाती है। अब कोई हैव का मीनिंग क्या निकलता है अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करती है? पहले इसको मेन वर्ब की तरह ही फंक्शन करवा लेते हैं कि मेन वर्ब की तरह फंक्शन कैसे करती है। मेन वर्ब की तरह जैसे हम कहते हैं कि आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, सिंपल से समझते हैं पहले, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो ये जो हैव है इसका मतलब है मेरे पास है, यानी आप किसके ऑनर हो? एक पेन के ऑनर हो। पेन तो यहाँ पे वही आपका एक नाउन आ रहा है, तो ये जब हैज़ है बताता है, ये क्या बताता है? ऑनरशिप। ये ऑनरशिप कह लीजिए, पोजेशन कह लीजिए, पोजेशन। आपका पोजेशन है किस चीज़ के ऊपर है? पेन के ऊपर है। आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन। ठीक है, आई हैव 3 सिस्टर्स, तो इसमें आपने हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है। और अगर इसको आपको पास्ट में बनाना होता तो इसी की जगह पे आप हैड यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये आपका पास्ट हो जाता। अब इस सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में बनाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इस जैसे हमने देखो हम इज़ा मार का भी कर चुके हैं, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी थी यानी जो मेन वर्ब का काम कर रही थी उसी के जस्ट बाद आप नोट लगा दीजिए तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। उसी को आप बाहर ले आइए वर्ब को, जैसे हमने लिखा था ना ही इज़ अ टीचर, अब आप ही इज़ नॉट ए टीचर, फिर उसके बाद इज़ ही अ टीचर, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो आपकी फॉर्मेशन अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव ये हो जाएगी। इसमें आप जब आप नेगेटिव बनाएंगे, जैसे मैंने आई हैव ए पेन लिखा, तो आप यहाँ पे कैसे बना देंगे? देखिए आई हैव ए पेन, तो आप इसको कहेंगे, एक तरीका तो सीधा है कि नोट लगा दीजिए, बट ये अभी चलन में ही नहीं है, ये बच्चों तक तो सीमित है। अगर आपको ऑप्शन ही मिल रहा है यही वाला, तब तो कोई और ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप जैसे लिखेंगे तो एक तरीका है, ये आपकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जब भी हम ये हमारा क्योंकि प्रेजेंट टेंस बन गया, प्रेजेंट टेंस में हमें डू डज की हेल्प लेनी होती है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? डू आई हैव अ पेन। ठीक है, और अगर नेगेटिव बनाना है तो आई, इस डू को भी इसमें लाइए, आई डू नॉट हैव ए पेन। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट हैड से बनाना होता तो हम लिख देते आई हैड अ पेन, और इसका भी अगर नेगेटिव बनाना होता तो फिर डू, इसमें हम डिड लगा देते क्योंकि V2 है, डिड आई हैव अ पेन।
देखिए यहाँ आप डिड लगा रहे हैं तब भी यहाँ आपकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, वो हम भी टेंस में भी सीखेंगे। तो एक चीज़ का अभी साथ साथ ही चलिएगा कि डू डज जब भी आप यूज़ करेंगे या फिर डिड जब भी आप यूज़ करेंगे, इन सब के साथ आपको प्लस में जो लगाओगे वो आपकी V1 होगी, प्लूरल फॉर्म होगी, या आप कह लो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? हम V1 भी बोल सकते थे, हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते थे। प्रेजेंट की भी तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, तो अगर आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलोगे तो आपका सिंगुलर प्लूरल का बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने ये यूज़ किया है मेन वर्ब की तरह। अब इसी वर्ब को हमें यूज़ करना है कि किस तरीके से ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में काम आती है। जैसा कि कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम ये कब करती है? ओनली व्हेन जब ये हेल्प करती है दूसरे टेंस की फॉर्मेशन में। जैसे मैंने लिखा आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है। अब ये जो हैव है यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और जो लॉस्ट है वो आपकी मेन वर्ब है। और हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करते जाइए साथ साथ में, यही क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे तो। क्योंकि हम इतनी बार बोल रहे हैं उसे कि हैज़ हैव हैड के बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपका परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट में भी आप याद कर रहे हैं कि हैज़ हैव है तो वो प्रेजेंट फॉर्म है, हैड है तो पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। जैसे हैव यू लॉस्ट योर माइंड, अगर इसमें हमें लेना होता, क्वेश्चन लेना होता, या हैव बाहर ले आइएगा तो हैव, इसमें आपको डू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाती होती है। तो हैव आई लॉस्ट माई पेन। देखो जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन में जाती हो, सेंटेंस को चेंज करना है इंट्रोगेटिव से नेगेटिव ने या फिर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में, तब तो आप आई को आई लिखते हो, लेकिन आई हमेशा वैसे आई से क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर जनरल आप स्पोकन में जाते हो तो आप ये कहोगे हैव यू लॉस्ट योर पेन, ठीक है। स्पोकन में ऐसे नहीं बोलते, स्पोकन में हम बोलते हैव यू लॉस्ट योर पेन, क्या तुम्हारा पेन खो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूल नेचर हो गया हैज़ और हैव का, ठीक है। अब डू की देखिए, डू किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और दोनों का काम कर सकती है मेन वर्ब का। डू की फॉर्म्स में डू डज, डिड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम कर सकती है। और मेन वर्ब जब ये काम करती है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है डन, ठीक है। अब देखो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मान लीजिए मेन वर्ब का इसमें काम करना है मेन वर्ब। जैसे हम एक बोलते हैं प्लीज़ डू एज आई टेल यू, प्लीज़ डू एज आई टेल यू। ये जो प्लीज़ वाले एक सेंटेंस को साथ साथ में समझते जाइए कि जब प्लीज़ है और ये जो डू है, हमने यहाँ कैपिटल लेटर नहीं आएगा, स्मॉल आ जाएगा। ये जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है और जब वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज़ डू एज आई टेल यू मतलब हो गया कि वैसे करो जैसा मैंने कहा, जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब प्लीज़ है तो कृपया वैसा करो, ठीक है। अब ये आपकी मेन वर्ब ही है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म कुछ भी कह लीजिए, V1 है यहाँ, ठीक है। और एक और सेंटेंस लिखते हैं हम, आई डू माई वर्क डेली या रेगुलरली। आई डू माई वर्क रेगुलरली। अब ये आपकी मेन वर्ब है यहाँ पे। अब आप देखो कि एक ही सेंटेंस में ये दोनों जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कैसे काम करेगी। मुझे इसे नेगेटिव बनाना है और ये जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो सब्जेक्ट और V1 है वो आपके सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। अब ये हमें नेगेटिव में बनाना है तो हमारा आई डू नॉट डू माई वर्क रेगुलरली। यहाँ ध्यान से देखो हमने क्या किया, एक डू का यहाँ यूज़ किया, एक डू का यहाँ यूज़ किया। अक्सर ये सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव में पूछती हूँ स्टूडेंट से बनाने के लिए तो वो डू नॉट माई वर्क बोल देते हैं।
ये डू भी यहाँ आना चाहिए था। अब देखो इसकी फॉर्मेशन क्या रहती है जब हम नेगेटिव में बनाते हैं प्रेजेंट टेंस को। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब का काम कर रही है ये। एक और सेंटेंस से पहले समझिए इसे। मैंने लिखा, मान लीजिए आई राइट अ लेटर, इससे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। इसे मुझे नेगेटिव बनाना होता तो मुझे क्या करना होता, प्रेजेंट टेंस है, V1 है, जब भी V1 रहेगा टेंस शुरू हो चुके हैं समझिए, यहाँ पे बेस आपका तैयार हो जाएगा। जब यहाँ पे V1 है तो हमें डू और डज की फॉर्म जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, आई के साथ डू आता है। अब यहाँ पे मैंने लिखना है आई डू नॉट, नेगेटिव बनाना है। देखो अफर्मेटिव में हमें ऑक्सिलरी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। तो आई डू नॉट राइट लिखेंगे यहाँ पे, यही फॉर्मेशन रहती है इसकी, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस यहाँ पे आपका आता है वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो आई थिंक इसमें तो आपने बना दिया बड़ी आसानी से। अब यहाँ देखो यही बेस फॉर्म है आपके डू, और यहाँ पे आपने डू लगाया था वो हेल्पिंग वर्ब का लगाया, यहाँ पे आपने लगाया वो मीन वर्ब का लगाया, यानी यहाँ जैसे राइट लाए थे उसी तरह से ये वाला डू यहाँ लाए हो। क्लियर। अब आपके पास अगर वर्ड होता यहाँ डिड यानी पास्ट होता तो आप क्या करते, आई डिड माई वर्क। ठीक है, अगर मुझे येस्टरडे लिखना है तो मैं लिख दूँ आगे कि आई डिड माई वर्क येस्टरडे। ये आपका V2 है यानी मेन वर्ब है। ठीक है, अब इसे मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। ये आपका कौन सा टेंस हुआ है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया, या यूँ कह लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे आपको चाहिए थी डू डज, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, आई डिड नॉट। और जब भी आपको ये फॉर्म लगानी, बार बार याद रखिएगा कि जब भी आपको ये फॉर्म लगानी है, एक्सिलरी वर्ब्स लगा दोगे उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दीजिए। तो आई डिड नॉट, और आपकी बेस फॉर्म क्या थी यहाँ पे, डिड की जो डू डज अभी लगा रहे हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई होप ये तो क्लियर है कि किस तरह से इसमें एक ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर दिया। ठीक है, और ये तो जो डन है वो तो थर्ड फॉर्म है, वो तो हैज़ और हैव के साथ ही आएगी, और परफेक्ट वर्ब बनाएगी वो हम टेंस में कर ही लेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है। और अभी देखते हैं आगे। देखो जब हम लिख रहे हैं बुक, तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। अभी जैसे हम पढ़ रहे थे नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो क्या आप इसे बता सकते हो। अगर आपसे लिख के कोई पूछे तो आप इसे सिर्फ क्या कहोगे कि ये एक वर्ड है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी अरेंज्ड ऑर्डर में है और एक मीनिंग भी दे रहा है। तो जब तक एक सेंटेंस में नहीं आ जाता तब तक ये खाली एक वर्ड है। अब जब भी इन वर्ड्स का किसी सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं तभी हम बता सकते हैं कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ फंक्शन कर रहा है। क्लियर। अभी हम लिख के देखते हैं कोई सेंटेंस में, ताकि हमें ये चीज़ को समझ में आ जाए कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। मान लो ये लिखा हमने, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, he booked a table for you, and next ले लीजिए आप यहाँ पर he is a bookworm। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि बुक है, यहाँ पे भी बुक है और यहाँ पे भी बुक है। ठीक है, अब ये अगर प्रेजेंट में होता तो आप बुक ही लिखते, यहाँ मैंने V2 लिख दिया। अब देखो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ये इंटरेस्टिंग आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक नाउन है। और थोड़ा थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा कि एडजेक्टिव कौन होता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है। ये बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, यानी ये इसका गुण हो गया बुक का। तो विशेषता बताने वाला, नाउन की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण।
और कोई भी आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। तो यहाँ पे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक इंटरेस्टिंग बुक है, नाउन का काम किया बुक ने, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में किया, सेकेंड सेंटेंस में आइए, ही बुक्ड टेबल फॉर यू, ही बुक्ड अ टेबल, उसने एक टेबल बुक किया, यानी रिजर्व की बात हो रही है, यहाँ पर रिजर्व करते हैं, तो उसने यहाँ रिजर्व के सेंस में आया और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब का काम कर रही है। क्लियर? सॉरी। ही इज़ अ बुक वर्म। अब यहाँ ये आर्टिकल किसके लिए आया है? वर्म के लिए आया है। यहाँ पे बुक वर्म होता है किताबी कीड़ा, तो कीड़ा कौन सा, वर्म कौन सा, किताबी, किताब पढ़ने वाला, जो सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, उसको बोलते हैं बुक वर्म। अब यहाँ ये जो बुक है ये किसका काम कर रहा है? जैसे यहाँ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहाँ बुक भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो एक ही वर्ड को देखकर कि वो जब तक सेंटेंस में नहीं आ जाता, ये नहीं कह सकते हो कि ये एक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इससे देखो यहाँ पे आपने देखा एक नाउन है, ये एक आपका यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यानी जो वर्ड्स हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी फेस का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। वॉश योर फेस, दिस इज वेरी costly face cream and face the problem boldly। फेस का तीनों सेंटेंस में यूज़ किया। वॉश योर फेस, ये जो सेंटेंस है हमारा वर्ब से शुरू होने वाला है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वॉश योर फेस, ये फेस देखो, ये जो है योर, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो ये हमारा क्या है यहाँ? एक नाउन। दिस इज़ वेरी कॉस्टली फेस क्रीम, क्रीम क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब वहाँ ऊपर जो है उसी फेस ने नाउन का काम किया, यहाँ पर इसने एडजेक्टिव का काम किया, यहाँ पे इसने एक वर्ब का काम किया। फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, प्रॉब्लम को बोल्डली सामना करो, सामना करना, फेस का मतलब यहाँ सामना करना है, तो फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, यहाँ पे इसने वर्ब का काम कर दिया। तो आपने ये देखा कि एक ही वर्ड डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो ये वर्ड है, इसे 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो 8 वर्ड, ये जो क्लासेस है, इन्हें वर्ड क्लासेस बोला जाता है, और साथ ही साथ इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 हैं आपकी, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमने ऑलरेडी बना रखी है कि थोड़ा थोड़ा हमने उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद जो नाउन है उस पर हमारी 12 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी डल चुकी है। इसके साथ ही आप वर्ब के जो, जैसा कि मैंने बोला, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो है पैसिव वॉइस, जिसकी हमने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है, ताकि आप इसे अगर कवर कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे हम क्वेश्चन की रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हमारा रहता है नाउन, प्रोनाउन, फिर आ जाता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। पूरी डिटेल इसमें आप वहाँ देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमें देखने में सिंगुलर नाउन है और प्लूरल का वर्क करता है, या फिर देखने में प्लूरल नाउन है, सिंगुलर का किस तरह से काम करता है। अगर वो आप देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस में भी काफ़ी हेल्प मिल जाए। इसमें नेक्स्ट समझ लेते हैं। देखो, पहले हमने किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि नाउन प्रोनाउन, जैसे मैंने अभी बताया कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।
लेकिन एक सब्जेक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स ऑफ जो है एक सेंटेंस के क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब आप इसका डिफरेंस भी देखिएगा, एलिमेंट्स क्या है, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हो कि एलिमेंट्स अब क्या आ गया। देखो, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट इसका होता है वर्ब, एक इसका है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड नेक्स्ट एडवर्ब। अब यहाँ ध्यान से देखो कि क्या डिफरेंस है। वहाँ हमने कहा नाउन, तो जो नाउन है वो तो ये दोनों ही पार्ट कर सकता है ना, एक नाउन है ना, एक नाउन या प्रोनाउन तो दोनों ही काम कर सकता है, या तो नाउन होना चाहिए या तो एक प्रोनाउन होना चाहिए। तो या एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का होना वहाँ जो होता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट लेगी, और अगर वो इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। लेकिन जो दो एसेंशियल पार्ट ऑफ द एक सेंटेंस है वो क्या रहता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, आपके ये 5 एलिमेंट्स जो है वो होते हैं। एक वर्ब, जैसा कि मैंने कहा वर्ब एसेंशियल पार्ट है, एक कॉम्प्लीमेंट और एक एडवर्ब। अब देखो इसको थोड़ा बता दूं, सब्जेक्ट जो होता है वैसे तो डूअर होता है, अगर वो एक्शन वाला है तब तो डूअर होता है, या तो सब्जेक्ट जो है क्या काम करता है, कर्ता बोलते हैं इसको, या फिर सब्जेक्ट क्या है, किसी में जैसे काम नहीं होता तो वहाँ बताया जाता है कि जैसे सब्जेक्ट इज़ अ टीचर, कोई भी है, ही इज़ अ टीचर। ऑब्जेक्ट जैसे कि कर्म, इसको कर्म बोलते हैं। वर्ब है क्रिया, ठीक है, और ये भी 2 तरह की हो सकती है, स्टेट भी, अवस्था भी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट पूरक को बोलते हैं, ठीक है, और एडवर्ब जो होती है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या काम करती है, एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव, एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, इनके बारे में बताती है, ठीक है, इनके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देती है, वो एडवर्ब होती है। और जो एडवर्ब है, अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि एडवर्ब जो है यहाँ का एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसी सेंटेंस में अभी बताएंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे किसका यूज़ किया गया है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। मान लो हमने एक सेंटेंस अभी लिखा था कि द बेल रिंग्स, द पियोन रिंग्स द बेल, आई राइट ए लेटर। इसमें तो आपकी वही सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन रहती है, और उसमें आपका वर्ब भी, ये आपने समझ लिया। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया। कॉम्प्लीमेंट 2 तरह का हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट जो है, एक आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्ता पूरक या फिर कर्म पूरक। कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग एक और होती है जो आई वाली होती है, जिसको आप ये कह सकते हो, एक प्रेज के लिए आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब किस तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किस तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, 1-2 सेंटेंस से हम इसे समझते हैं। देखो, कुछ सेंटेंसेस में हम इसे समझते हैं। दे मेड हिम अ कैप्टन। अब ये जो मेड वर्ड है, इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था हिम, और हिम उन्होंने, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आपका ये है, किसने काम किया है, दे ने। दे का मतलब है वे, उन्होंने उसे बनाया। दे मेड हिम अ कैप्टन, कैप्टन किसने बनाया, सब्जेक्ट तो ये हो गया। मेड बनाना यहाँ पे वर्ब हो गई है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसे बनाया, इस ऑब्जेक्ट को बनाया। कैप्टन किसे बनाया, ऑब्जेक्ट को बनाया, तो ये आपका एक है कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि एक डबल ऑब्जेक्ट हो गया, ये डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। डबल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, देखो, ही गेव मी अ पेन, ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ये आपका अनदर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो आपका यहाँ पे लिविंग बींग्स रहेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो आप थिंग्स रहती है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसकी भी फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि ये जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हो तो इसके साथ आपको एक प्रपोजिशन टू या फोर का यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। यहाँ देखो ही गेव अ पेन, तो टू मी होगा यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसे पहले ले आते हो। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्या का आंसर मिल रहा है और किसे का आंसर मिल रहा है। लेकिन ये देखो कि दे मेड हिम अ कैप्टन, इसी को बनाया, कैप्टन इसको बनाया, यानी ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो जैसे इस सेंटेंस में आप देखोगे ही इज़ अ डॉक्टर, किसके बारे में ये आपकी लिंकिंग वर्ब जैसे अभी लिंक कर रही है, तो ही इज़ अ डॉक्टर, तो किसके साथ लिंक कर रही है, इस कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई है। अब यहाँ पे देखो माय हॉबी इज सिंगिंग। अब यहाँ पे हॉबी कोई सिंग नहीं कर रही है, यहाँ ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन हॉबी यहाँ गाना नहीं गा रही है। ये इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ सिंगिंग जो है, देखो इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि ये सिंगिंग आपका जेरेंड है, और ये जेरेंड क्या होता है, जब आपकी कोई वर्ब यानी V1 ING जो वर्ब है, V1 प्लस ING, जब इसको हम फंक्शन करवाते हैं एज ए नाउन, और वो नाउन फंक्शन कर सकता है सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। तो जब ये नाउन का काम कर रही है तो ये कौन सी हो जाती है, ये जेरेंड हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ब तो देखो है और हम नाउन का फंक्शन करवा रहे हैं, तो इसे बोल देते हैं वर्बल नाउन। आप कहीं वर्बल नाउन पढ़ो तो ये आपका एक हो गया वर्बल नाउन। वैसे इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमने बेसिक में अगर आप जाओगे तो काफ़ी इसमें वर्बल नाउन का भी जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के जो हमने पार्ट्स किए हुए हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल इस पर की हुई है। तो ये हो गया आपका वर्बल नाउन। इसको हम सब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग पहले आ गया और इज़ लिंकिंग वर्ब है, गुड फॉर हेल्थ। ही इज़ ए डॉक्टर का हो गया, ये प्रोनाउन को यहाँ पे लिंक कर रहा है। आई, अब आप एडवर्ब के बारे में समझिए कि आई रोट 2 बुक्स। मान लो मैंने इतना लिखा, आई रोट 2 बुक्स, मैंने 2 बुक्स लिखी, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, लिखी पास्ट में लिखी, और मेंशन कर दिया लास्ट वीक। लास्ट वीक लिख रही तो क्लियर ही है कि हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी थी। अगर लास्ट वीक नहीं भी लिखूँ तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। लास्ट वीक जो है वो है आपका, देखो पहले एडवर्ब के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एडवर्ब है क्या चीज़। एडवर्ब किसके बारे में बताता है, एडवर्ब बताता है टाइम, प्लेस या फिर वो मैनर। देखो अगर आप कब पूछोगे तो वो एडवर्ब हो जाएगी, कहाँ पूछोगे या फिर किस तरीके से, प्लेस के बारे में पूछ लोगे, मैनर के बारे में पूछ लोगे, या आप ये पूछोगे रीज़न क्यों, तब भी वो आपका क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, वो आप डिटेल में हम अभी एडवर्ब को भी पढ़ेंगे पूरा। अब देखो यहाँ पे लास्ट वीक वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम को हटा दें तो सेंटेंस कंप्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एलिमेंट है दैट इज़ ऑप्शनल, हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट था। दे केम हेयर, वो यहाँ आए, कैसे आए, मैनर कौन सा था, साधन कौन सा था, बाय बस, नहीं लिखिए तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। ये आपका यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अभी भी देखा कि आपको एडवर्ब जो है वो ज़रूरी नहीं था यूज़ करना। आप अब ये सभी आप करने के बाद वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने कहा, नाउन का, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट में भी आप देख सकते हैं। बेसिक में कई वीडियोस हमने डाल रखी है, तो आप उसे देखिएगा। और बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए बेसिक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पैसिव वॉइस भी हमने कंप्लीट कर ही रखा है। और ये सब आपको अगर पसंद आ रहा हो, वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करिए। लाइक करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।